बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखिए ना, इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने पहले बताया था कि मुझे जेल में डालेंगे, डाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, वापस आया। उन्होंने कहा केस खत्म होंगे, केस खत्म हुए। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करेंगे लेकिन मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत गया। इमरान खान ने जो जो बात की वो बात वैसे ही साबित हुई, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। फाइनली इमरान खान साहब ने दो चीजें कही हुई हैं कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे। ये इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे। और दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता। क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाएं, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीज़ें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे, और ये हुकूमत इन चीज़ों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा, और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाए। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एतराफ़ किया है। देखिए ना, यहाँ पे सारे लोग उछल उछल के कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो लेट गए जी, वो डील मांग रहे हैं जी। इमरान खान साहब डट के खड़ा था, लो जी खत्म शुद्ध हो गया जी, ये एनआरओ हो गया जी खत्म। ये पता नहीं कौन कौन से सहाफ़ी हैं और कौन कौन से अजीब तज्जियाकार हैं और अजीब अजीब सियासतदान हैं। वो ख्वाजा आसिफ है, उसने भी ताने कसना शुरू कर दिए थे। ये राणा सनाउल्लाह ये समझदार आदमी है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। उन्होंने कहा जी 2 दफ़ा हमने बड़ी संजीदा कोशिश की है इमरान खान को डील पे आमादा करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 मरतबा मान लिया है, अभी ये 2 मरतबा और मानेंगे। वजह यह है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को 4 से 5 मरतबा डील की ऑफर की गई है, और चारों पांचों मरतबा इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी वो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थी। क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं जी बाहर निकले, एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को खुला छोड़े, मैं खुद ही बाहर आऊँगा और मैं निपट लूँगा, और आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अब इन शराइत के ऊपर तो नहीं मानते। राणा सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसने 3 मरतबा डील करके रास्ता निकाला है। देखिए, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाला और जद्दा निकल गए, बाकी पार्टी को जेलों में छोड़ दिया, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। दूसरी मरतबा जद्दा से लंदन चले गए, वहाँ से वापस आ गए डील करके, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, कमाल आदमी है। फिर जनाब लंदन से पाकिस्तान में आगे एक दफ़ा हुकूमत बनाई, और जब हुकूमत बनी और दोबारा पकड़े गए पनामा के अंदर, तो फिर जनाब एक दफ़ा डील करके फिर लंदन निकल गए इलाज करवाने के बहाने, 4 हफ्ते के बहाने अदालत से ऑर्डर लेके, और फिर 4 साल के बाद वापस आए डील करके, जूते पॉलिश करके, और फिर इक़्तिदार में आ गए। तो अगर इससे आदमी बड़ा होता है और अच्छा सियासतदान होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब तो फिर बहुत अच्छे सियासतदान है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हठधर्मी है जो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इन्हें डील कर लेनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एक और बात वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को ये यकीन हो जाए कि इनकलाब नहीं आ रहा और वो मायूस हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद रास्ता निकल आए। देखें, ये इमरान खान साहब का समझे नहीं उनको। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि इनकलाब आएगा तो मैं डट के खड़ा रहूंगा। उसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया मैं फिर भी इनके साथ लड़ूंगा, इस माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो इमरान खान ने तो ये शर्त ही नहीं रखी कि इनकलाब आएगा तो मैं खड़ा हूंगा। इमरान खान ने तो ये कहा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वो खड़ा हुआ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको डील इमरान खान से वही करनी पड़ेगी जो लॉजिकल होगी कि जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएं, आपने उसका इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान आपको 4 सीटें नहीं छोड़ रहा था, आपने पूरी हुकूमत चोरी कर ली उसकी। वो आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा आपको। ये बात आप अपने जहन में रख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये तकलीफ दे बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस मरतबा मेरे पाकिस्तानियों कहकर कोई पैगाम नहीं भिजवाया, उसने अपने अवाम को मुखातिब नहीं किया, उसने अपनी बहनों से कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान ने अपने अवाम का बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी ये बात भी हो रही थी, इमरान खान की बहन ने भी की कि वो आकर बैठ गया और लगता है कि सुहेल अफरीदी की जगह ले लेगा। तो ये गंडापुर के बारे में बात हो रही है, और मैंने आपको कल बताया भी था पिछले वीलॉग में कि गंडापुर के दिमाग में ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने फिट कर दी है, और एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ये कह भी रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के बाद गंडापुर को वज़ीर आला बनाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का। जितना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझता हूँ और जितने मेरे राब्ते हैं, मेरी नज़र में कोई भी बन जाएगा तहरीक इंसाफ में से वज़ीर आला, गंडापुर नहीं बनता। और अगर गंडापुर को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना भी दिया गया ना,
तो गंडापुर साहब की सियासत तबाह हो जाएगी। उन पर बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो इक़्तिदार की राहदारियों में वजारत आला का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी सियासी इज्जत गंवा बैठे हैं। और गंडापुर साहब का भी बड़ा लंबा करियर पड़ा है, उन्हें अपनी साख खराब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जुआ खेल रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखिए, सुहेल अफरीदी को नाअहल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी जितना बड़ा लीडर अब है, इससे 10 गुना बड़ा लीडर बन जाएगा नाअहल होने के बाद। फिर लोग इसकी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बात सुनेंगे, नौजवान इसके साथ ज़्यादा ताकत से खड़े होंगे। और फिर याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी के पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं होगा, फिर वो ये रिहाई फोर्स के ऊपर ही काम करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये वाला फैसला करने से पहले ये वाली बात सोचनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये जो टाउट्स हैं ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती, और कुछ सहाफ़ी है वो नहीं आने देते। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया। जो लोग इमरान खान के हक़ में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, जो आसिम मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते। भाई, जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी ये इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। लेकिन ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं, यानी वो इंसानों को गोलियाँ भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के ज़रिए से या थोड़े बहुत लोगों के ज़रिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए, पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे, सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहाँ जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएं, 10-20 हज़ार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल आए। तो हज़ारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहाँ पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, जिस बाजार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज़्ज़म ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज़्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहाँ पे भी लोग बैठे वो चंद हज़ार लोग बैठे, यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा, यानी अगर मैं कहूँ 90% चलता रहा है तो ये गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो ये भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। यहाँ मेरे पास खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीक कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए।
पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मज़ीद रुक रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियाँ दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहाँ पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इतना बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का, और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की धुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूँ। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहाँ पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहाँ से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहाँ पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मरतबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। ईरान ने यह कहा था, और ये बाकायदा इसके ऊपर खबरें हैं, आलमी मीडिया ने यानी मिरर के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि ईरान ने सीज फायर ख़त्म होने पर अमेरिका पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने और बहुत सारे नए सरप्राइज देने का दावा किया हुआ है। और ईरान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने तैयारियां की हैं इस बीच में। अब यहाँ पे जो ईरान की जानिब से एक धमकी दी गई थी साफ, वो ये थी कि अमेरिका ने अगर पड़ोसी ममालिक से हमारे ऊपर हमले किए, यानी जो गल्फ़ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, अगर वहाँ से हमारे ऊपर हमले किए तो उनकी ऑयल तनसीबात को हम तबाह कर देंगे। ये ईरान ने खबरदार किया था कि अब किसी भी सूरत अपने ममालिक को ईरान के खिलाफ आपने इस्तेमाल नहीं होने देना। और ये पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मूसवी ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागने होते हैं, साफ कह दिया था।
और इस मरतबा जो सारा बोझ है वो अरब ममालिक के ऊपर पड़ना था, क्योंकि इन्होंने अटैक सीधा अरब ममालिक के ऊपर कर देना था। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना। जेडी वेंस बार बार तैयारे की तरफ देखते रहे, वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए ही नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। डॉलरों की किल्लत भी हो रही है। यूएई की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हम दीगर करेंसियों में नहीं तो फिर काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डॉलर की एक किल्लत है वहाँ पे, और अरब ममालिक को बड़े मिसाइल का सामना है, वहाँ से लोगों ने पैसा निकाला भी है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ईरान, एक और चीज़ है और एक सवाल है मेरा कि अगर ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में एक नया चैनल खुल जाता है, उनमें आपस में बातचीत होती है, जो आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामलात के ऊपर टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका का पत्ता तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। देखें ना, बरतानिया ने इस बीच में एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी, जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा खलीजी ममालिक और दीगर कुछ ममालिक मिला के लगभग 50 ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये इत्तेहाद अमेरिका की मदद और शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मत समेत दीगर मामलात के ऊपर ईरान के साथ मामलात करने का सोच रहा था। अगर अमेरिका के बगैर दुनिया यहाँ पे अमन अचीव कर लेती है तो अमेरिका एक ऐसी पार्टी बन जाएगा जिसे सारे कहेंगे जी आप लड़ाई बंद करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो ये अमेरिका की चौधराहट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें ना, ईरान इन ममालिक से बराह रास्त बात करता है, चाइना के जरिए से, पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, या दीगर और ममालिक हैं, मिस्र है, बहुत सारे और ममालिक हैं, उनकी मदद से मामला तय कर लेता है। तो अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी बर्तरी के बावजूद हर मैदान में ये जंग हार जाएंगे। नादरीन, बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।